Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. The topic which we are going to discuss today is power supply filters. प्रीवियसली हमने रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़ा है और हमने ये देखा था कि रेक्टिफायर्स ऐसे डिवाइसेस हैं जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर सकते हैं या चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। हमने दो तरह के रेक्टिफायर्स पढ़े हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर थे और एक फुल वेव रेक्टिफायर थे। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता था कि अगर आपके पास पीछे से फुल वेव आ रही है तो एक डायोड को हम इस्तेमाल करते थे और वो डायोड क्या करता था कि हाफ वेव को रेक्टिफाई कर देता था और नेगेटिव हाफ को रेक्टिफाई नहीं कर पाता था। यानी नेगेटिव जो वेव है ना वो हमारे पास आती ही नहीं थी और सिर्फ पॉजिटिव साइकिल आता था। तो पल्सेटिंग डीसी हमारे पास जनरेट होता था जिसकी की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज के आसपास थी। फिर हमने फुल वेव रेक्टिफिकेशन देखी और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमने ये कहा कि अगर हम 2 डायोड्स या फिर 4 डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास दोनों किस्म के जो इनपुट सिग्नल्स हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव साइकिल्स में चेंज हो जाते हैं और अब हमें जो डीसी वोल्टेज मिलता है वो मिलता है 120 हर्ट्ज का, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अब इशू ये है कि हम एज़ इट इज़ इस डायरेक्ट करंट वोल्टेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी ये जो डायरेक्ट करंट है ये आपके पास यूनिडायरेक्शनल तो बेशक हो गया है, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है और इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है वोल्टेज की। जबकि हमें एक ऐसा वोल्टेज चाहिए जिसमें करंट की वेरिएशन ना हो अपने मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए। तो फिर इस पर्पस के लिए या इस डिस्क्रिपेंसी को ख़त्म करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, हम करते हैं पावर सप्लाई फ़िल्टर्स का इस्तेमाल, जो फ्लक्चुएशंस जो आउटपुट वोल्टेज में आ रही होती हैं, उनको एलिमिनेट कर देता है। फ़िल्ट्रेशन के अलावा रेगुलेशन भी की जाती है ताकि हम एक अच्छा-सा डायरेक्ट करंट वोल्टेज जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस में, उसको अचीव कर सकें। तो अभी हम देखते हैं कि फ़िल्ट्रेशन कैसे की जाती है, ये फ़िल्टर क्या होता है? जब आप एक फुल वेव रेक्टिफायर के बाद जो आपको आउटपुट हासिल होती है, इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ये 60 हर्ट्ज और फुल वेव की रेक्टिफिकेशन के बाद 120 हर्ट्ज पल्सेटिंग आउटपुट वेव फॉर्म आपको मिल रही है। तो अब इसका ये देखिए जो वेव फॉर्म है ना वो इस किस्म की है, यानी उसमें बहुत सारी फ्लक्चुएशन है। इस फ्लक्चुएशन को ख़त्म करने के लिए हम फ़िल्टर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं और उससे फिर क्या होता है कि ये जो फ्लक्चुएशन है ये बहुत कम हो जाती है, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रही है। तो ये जो बहुत कम फ्लक्चुएशन है इसको आप रिपल कहते हैं। रिपल का नाम दिया जाता है कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द फिल्टर आउटपुट वोल्टेज इज़ कॉल्ड रिपल, क्योंकि फ़िल्टर के बाद भी कुछ ना कुछ हमारे पास रह जाती है फ्लक्चुएशन। अब हमने क्या किया यहाँ इनपुट सिग्नल दिया हुआ था, इनपुट सिग्नल को रेक्टिफायर ने रेक्टिफाई कर दिया, रेक्टिफाई करने के बाद उसको फ़िल्टर में हमने फेंका और फ़िल्टर ने क्या किया उसको पल फ्लक्चुएशन को बहुत कम कर दिया है और इस कम फ्लक्चुएशन को हम रिपल का नाम दे रहे हैं। रिपल की लफ्ज़ी मीनिंग क्या है? जैसे अगर इसकी एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँ तो अगर कहीं पर किसी पॉन्ड में वाटर मौजूद है और आप उसमें कोई पत्थर फेंक दें तो क्या होता है उसमें कुछ वेव्स जनरेट होती हैं, कुछ डिस्टर्बेंस कॉज़ होती है। ये जो छोटी-छोटी सी वेव्स पैदा हो रही हैं, जो वेरी स्मॉल फ्लक्चुएशन पैदा हो रही है, इसको आप रिपल कहते हैं। ये कहलाती है आपके पास रिपल। तो अब हम देखते हैं कि फ़िल्टर्स हमारे पास किस किस्म के सर्किट्स होते हैं। हम आम तौर पर जो फ़िल्टर यूज़ करते हैं वो कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर्स जो है ना हमारे पास उनकी एक ख़ास क्वालिटी है। वो ये कि जब आप उसको किसी पॉज़िटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं तो वो फुली चार्ज हो जाता है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है। और जब उसको कोई इनपुट नहीं मिल रही होती, तो फिर क्या होता है कि वो जो उसके अंदर मौजूद करंट होता है उसी को डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है। और उसमें दूसरी उसकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपके पास कैपेसिटर है, उसके ज़रिए आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो फिनोमिना अचीव कर रहे होते हैं, तो आपके पास एक ख़ास सैचुरेशन लेवल के बाद मज़ीद करंट उसमें स्टोर नहीं हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक यहाँ पर
मौजूद है हाफ वेव रेक्टिफायर और उसके साथ हमने अटैच कर दिया है यहाँ पर एक अदद कैपेसिटर और इस हाफ वेव जो रेक्टिफायर है इसमें जो डायोड हमने यूज़ किया हुआ है जिसका मैक्सिमम वोल्टेज जो है 0.7 वोल्ट तक है। तो जैसे ही हम ये एक इनपुट वोल्टेज इसको देते हैं, तो इनपुट वोल्टेज जब तक आपके पास 0.7 तक नहीं पहुँचता, तो तब तक क्या होता है कि वो कैपेसिटर चार्ज होता रहता है और फाइनली क्या होता है उसके बाद कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, तो फुली चार्ज होने के बाद यहाँ पर जो पॉज़िटिव टर्मिनल है, उसकी वज़ह से ये जो कैथोड है, ये बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो जाता है और अब इसमें से मज़ीद करंट जो है वो फ्लो नहीं कर पाता और आपके पास एक मैक्सिमम वेवफ़ॉर्म आपको अचीव हो जाती है। फिर क्या होता है आपके पास इस पीक वैल्यू के बाद जब वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है, तो कैपेसिटर के पॉज़िटिव टर्मिनल की वज़ह से क्योंकि यहाँ पर आपके पास कैथोड ज़्यादा पॉज़िटिव हो चुकी है, पॉज़िटिव होने की वज़ह से अब क्या हुआ है कि ये आपके पास रिवर्स बायस कंडीशन में चला गया है और अब ये फर्दर करंट को कंडक्ट नहीं कर सकता। तो आपके पास फाइनली क्या होगा, आपके पास जो करंट आएगा वो ऐसे एक आपको स्ट्रेट लाइन की तरह मिलता जाएगा क्योंकि एक ही अमाउंट का करंट जो है वो चलता रहेगा और इस 0.7 वोल्ट के बाद फर्दर जो आपके पास जो है कोई एक्सीड नहीं करेगा वोल्टेज यहाँ पर और आपको इस तरह मिलता जाएगा और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती जाएगी और जैसे ही ये अगेन 0.7 से एक्सीड करेगा इनपुट वोल्टेज आपको फिर दोबारा यहाँ पर एक अदद वेवफ़ॉर्म मिलना शुरू हो जाएगी। यानी यहाँ पर आपको दोबारा से फिर करंट चलना शुरू हो जाएगा। यानी ये आपको नज़र भी आ रहा है यहाँ पर कि ये जब ग्रीन है ना तो इसका मतलब है करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। जब ये पिंक है तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। उसकी रीज़न क्या है कि जब तक ये पॉज़िटिव हाफ साइकिल चलता रहता है, इसमें से करंट चलता रहता है और करंट के चलने से जो कैपेसिटर की अपर प्लेट है वो पॉज़िटिवली चार्ज होती रहती है। फाइनली एक वैल्यू आती है जहाँ पर कैपेसिटर की ये जो चार्ज है जो प्लेट है वो फुली चार्ज हो जाती है, इससे ज़्यादा कैपेसिटर चार्ज नहीं हो सकता, तो फिर क्या होता है कि उसके बाद ये कंडक्ट करना बंद कर देता है करंट और आपको जितना करंट मिल सकता है उतना आरएल के से मिल जाता है, जितनी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। अब मैक्सिमम वैल्यू के बाद चाहे करंट बढ़ता रहे फर्दर तो अब होगा क्या कि ये पॉजिटिव प्लेट के फुली चार्ज होने की वजह से जो इसका कैथोड है यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इसके पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यानी ये हायर पोटेंशियल पे चला गया और ये लोअर पे चला गया तो ये रिवर्स बायस कंडीशन में चला जाता है। अब ड्यूरिंग होल दिस साइकिल ये रिवर्स कंडीशन में ही रहेगा और आपके पास कोई करंट जो है वो कंडक्ट नहीं होगा। अब यहाँ आउटपुट पे जो आपको करंट मिल रही है, ये लाइन मिल रही है, ये उस वजह से मिल रही है क्योंकि अब जो कैपेसिटर है वो हो रहा है डिस्चार्ज। कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने की वजह से आपको अब ये इस तरीके से ये करंट की वैल्यू मिल रही है लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। अब जैसे ही ये वैल्यू यहाँ तक पहुँचेगी और दोबारा 0.7 वोल्ट से ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा हमारा इनपुट सिग्नल, तो फिर ये जो वैल्यू है यहाँ पर जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस होने के बाद 0.7 से अबव पर ये दोबारा पीक वोल्टेज तक कैपेसिटर को चार्ज करेगा। कैपेसिटर के फुली चार्ज होने के बाद फिर यहाँ पर आपके पास रिवर्स बायस कंडीशन पैदा हो जाएगी और रिवर्स बायस कंडीशन के बाद फिर क्या होगा कि आपके पास कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सिर्फ वो करंट फ्लो करेगा जो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग की वजह से हो रहा है। मतलब अब जो हमें करंट मिल रहा है वो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से मिल रहा है। अब ये जो आपको मिल रही हैं इस तरीके से लो फ्लक्चुएशन के साथ आउटपुट वेवफॉर्म इसको हम कहते हैं रिपल वोल्टेज और इसकी जो वैल्यू होगी रिपल्ड वेवफॉर्म है और इसकी जो वैल्यू है रिपल वोल्टेज की वो वोल्टेज जो कि इस वेरिएशन इन कैपेसिटर वोल्टेज की वजह से जो आउटफॉर्म में आ रहा है आउट आउटपुट वेवफॉर्म में आ रहा है उसको हम रिपल वोल्टेज कहते हैं और ये रिपल वोल्टेज डिपेंड करता है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर और इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू पर क्योंकि कैपेसिटर के स्लोली डिस्चार्ज होने की वजह से हमें ये ऐसे स्ट्रेट लाइन मिल रही है जैसे ही आपके पास अगला इनपुट सिग्नल आता है तो उस तक फिर दोबारा ये चार्जिंग शुरू हो जाती है और फिर ये देखें आपको दोबारा एक रेज मिल रहा है वोल्टेज में फिर जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो वैल्यू जो है करंट की ये वोल्टेज की डिक्रीज होने लग जाती है फिर एक रेज आता है और फिर आपके पास डिक्रीज होना शुरू हो जाती है तो इस तरीके से ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से रिपल वोल्टेज बनता रहता है।
अब अगर आपके पास कुछ ऐसा फ़िल्टर मौजूद है, यानी ऐसा कैपेसिटर मौजूद है जिसकी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है और लोड रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो उस सूरत में आपको क्या होगा कि कैपेसिटर अभी बहुत थोड़ा-सा डिस्चार्ज हुआ होगा तो अगली वेवफ़ॉर्म आ जाएगी और ये आपको रिपल की जो वैल्यू है वो कम मिलेगी। यानी ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये कम आपको कब मिलेगी, जब आप कैपेसिटर ऐसा इस्तेमाल करेंगे जिसकी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है। तो इन दिस वे आप अच्छे वाला मतलब हाई कैपेसिटी का कैपेसिटर यूज़ करके रिपल को कम कर सकते हैं। सेकंड जो फैक्टर रिपल्स को मुतासिर करता है वो है कि हम हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं या फुल वेव यूज़ कर रहे हैं। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर में तो देखिए ये नेगेटिव हाफ साइकिल की जगह पर तो वैसे ही एक स्ट्रेट लाइन है। यानी फ्लक्चुएशंस पॉजिटिव साइकिल्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपके पास रिपल फैक्टर ज़्यादा आ सकता है। लेकिन अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ करें, तो आपको कम टाइम मुयस्सर होगा उस कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए। यानी जैसे ही ये पहला सिग्नल आया, उसके फ़ौरन बाद आपको जो है दूसरा सिग्नल मिल जाता है, फिर फ़ौरन बाद तीसरा मिल जाता है और इसकी वजह से भी ये देखें कि आपके पास रिपल जो है वो कम आती है। यानी कैपेसिटर का जो डिस्चार्ज रेट है उसकी वजह से ये स्लोप पैदा हो रही है। लेकिन अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है आउटपुट वोल्टेज की, यानी फुली वेव रेक्टिफाई हुई हुई है, तो उसकी वजह से भी रिपल जो है वो आपके पास छोटी बनेगी। अब रिपल फैक्टर आपके पास एक इंडिकेशन होता है कि फ़िल्टर किस हद तक इफ़ेक्टिव है और ये एक रेशियो होता है रिपल वोल्टेज का और डायरेक्ट करंट जो एंड पर आपको मिल रहा है, यानी यहाँ पर ये जो करंट है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में आ गया है, थोड़ी-थोड़ी फ्लक्चुएशन के साथ है, उस वोल्टेज की और रिपल वोल्टेज की दोनों की रेशियो को हम रिपल फैक्टर कहते हैं। तो अब किस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं कि ये अगर आपके पास एक रिपल है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पीक टू पीक वैल्यू जो है यानी इसकी लोअर वैल्यू और इसकी मैक्सिमम पीक तक वैल्यू जो है इसको हम रिपल वोल्टेज कहेंगे। और अगर हम इसका एवरेज ले लें तो जो इस सारे वोल्टेज की एवरेज होगी वो डीसी वोल्टेज कहलाएगा। और ये जो टोटल वोल्टेज यहाँ तक था 0 से लेकर ये आपके पास रेक्टिफाइड वोल्टेज था जो आपने निकाला था वीपी सेकेंडरी माइनस 0.7 करके हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव के लिए ये माइनस 1.4 की फॉर्म में था। तो ये आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं। यहाँ से हम रिपल फैक्टर रिपल वोल्टेज लेते हैं, उसको वीडीसी से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास रिपल फैक्टर आ जाता है। जितना रिपल फैक्टर कम होगा, उतना ही आपका इफ़ेक्टिव होगा ज़्यादा फ़िल्टर और जितनी रिपल फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि आपके पास जो फ़िल्टर है वो इफ़ेक्टिव नहीं है और रिपल फैक्टर की वैल्यू को आप मज़ीद लोअर कर सकते हैं अगर आप कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को और लोड रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर लें। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जिसमें कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर आपने अटैच किया हुआ है, इस केस में हम रिपल फैक्टर को देखते हैं कि और डीसी को देखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। रिपल वोल्टेज की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फ़ॉर्मूला है 1/FRLC इंटू वीपी रेक्टिफाइड, यानी ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट जिसके साथ वो आ रहा है, आरएल जो है लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है, सी कैपेसिटेंस है और डीसी वोल्टेज के लिए हमारे पास यही वैल्यू हो जाएगी वीपी रेक्टिफाइड माइनस वी रिपल। यानी ये देखें आपके पास ये यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये डीसी वोल्टेज विल बी इक्वल टू वीपी रेक्टिफाइड माइनस वी रिपल, रिपल को माइनस करेंगे तो वी डीसी हमारे पास आ जाएगा। तो जब हम रिपल वाले की वैल्यू लगाते हैं और सारे को थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट करंट का वोल्टेज आ जाता है 1 माइनस 1/2 एफ आर एल सी इंटू वी पी रेक्टिफाइड। अगर हम इसको एक एग्जांपल की सूरत में समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह आता है कि हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर है जिसकी लोड रेजिस्टेंस 220 ओहम है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1000 माइक्रोफेरेड है और ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है जिसमें टर्न्स रेशियो 10:1 है, इनपुट वोल्टेज 120 वोल्ट आरएमएस है, यानी प्राइमरी वोल्टेज ये है। जो टर्न्स रेशियो है हम जब सेकेंडरी बाय प्राइमरी करेंगे तो 0.1 रह जाएगा और वीपी प्राइमरी की वैल्यू जब हम वीआरएमएस की बजाय सिंपल वी की फॉर्म में लेंगे तो 1.414 इंटू वीआरएमएस आएगा जो कि 170 हो जाएगी। सेकेंडरी वोल्टेज पर हम इसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 रह जाती है और अब जो वीपी रेक्टिफाइड है फॉर दिस ब्रिज रेक्टिफायर वो वीपी सेकेंडरी माइनस 1.4 के बराबर होगा, 15.6 आ गया।
अब जब हम रिपल वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इसमें दी हुई है 60 हर्ट्ज, लेकिन हमारे पास क्योंकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है तो ये हमारे पास होगी 120 हर्ट्ज। तो अब 1 बाय 120, RL की वैल्यू 220 है, C की वैल्यू 1000 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 है। और साथ में मल्टीप्लाई करें हम 15.6 बीपी रेक्टिफाइड को, तो ये रिपल वोल्टेज आ गया। अब डीसी वोल्टेज निकालने के लिए 1 माइनस 1 बाय 2 एफ आर एल सी इंटू बीपी रेक्टिफाइड करेंगे हम। और इस कंडीशन में हमारे पास ये देखें जो वैल्यू आ गई है दैट इज 15.3 वोल्ट। जब हम रिपल फैक्टर निकालेंगे तो हम इन दोनों की रेशियो लेंगे जो 0.039 है, यानी 3.9% जो है वो हमारे पास रिपल इसमें मौजूद है। सेकंड न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड ही है। पीक टू पीक रिपल वोल्टेज आपने मालूम करना है। अगर आपके पास जो कैपेसिटर है वो 2000 माइक्रोफेरेड 2200 माइक्रोफेरेड का लगा दिया जाए और जो लोड रेजिस्टेंस है वो 2.2 किलो ओहम्स की लगा दी जाए। बाकी आपने सारा यही प्रोसीजर फॉलो करना है। सिर्फ आपने कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की ये वैल्यूज लगाकर देखनी है और फिर आपने देखना है कि रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी। सिंपली आपके पास फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फ्लक्चुएशंस को कम कर रहे हैं। और फ्लक्चुएशंस वोल्टेज के कम करने का तरीका क्या है कि आप एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं और कैपेसिटर जो है आपके पास जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है उसमें, तो उसके नतीजे में आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है उसमें फ्लक्चुएशंस कम हो जाती हैं और ये कम फ्लक्चुएशंस रिपल्स कहलाती हैं। वंस अगेन मैं इसको थोड़ा-सा अगर रिपीट करना चाहूँ प्रोसेस को कि ये कैसे हो रहा है, तो वो मैं आपको दोबारा थोड़ा-सा एक दफ़ा रिवाइज़ कर दूँ। जब प्राइमरी वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपके पास ये यहाँ पर फॉरवर्ड करंट चल रहा है, फॉरवर्ड बायसिंग हुई हुई है। फॉरवर्ड बायसिंग की वज़ह से करंट जब फ्लो करता है, तो आपके पास कैपेसिटर चार्ज होने लग जाता है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल जो अपर प्लेट है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और लोअर प्लेट जो है, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद कोई करंट इसमें से पास नहीं कर सकता, क्योंकि इसका पॉजिटिव साइन या फुली चार्ज होने की वजह से अब आपके पास जो डायोड है उसका कैथोड पॉजिटिव हो गया है, एनोड नेगेटिव हो गया है। यानी यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो ज्यादा हो गया है। तो ज्यादा पोटेंशियल जब कैथोड पर आ जाता है तो आपके पास जो डायोड है वो रिवर्स बायस कंडीशन में चला जाता है। रिवर्स बायस कंडीशन का मतलब क्या है कि अब इसमें से कोई करंट पास नहीं कर सकता। तो ये करंट जो है यहाँ पर अब मज़ीद इसमें से पास नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया था, कैपेसिटर के फुली चार्ज होने के बाद अब कैपेसिटर होगा डिस्चार्ज थ्रू दिस लोड रेजिस्टेंस। डिस्चार्ज मतलब क्या है कि जब आपके पास उसमें फुल चार्ज आपने भर दिया, यहाँ से अब मज़ीद करंट पीछे से आ नहीं रहा, तो ये जो कैपेसिटर है ये अपने अंदर से कुछ चार्ज निकालेगा, जगह खाली करेगा ताकि मज़ीद चार्ज उसमें स्टोर किया जा सके। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट वर्जन है, इसलिए हम इसमें ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो करता है। अब क्या होगा कि इसमें से जो करंट है रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो होना शुरू हो जाएगा और वो जो करंट है वो एज कंपेयर टू दिस करंट उसकी फ्लक्चुएशंस कम है और वो डायरेक्ट करंट होगा और वो देखेंगे ये आपके पास डिस्चार्जिंग में सीधा करंट चलना शुरू हो गया है यहाँ तक। उस कंडीशन तक जब तक आपके पास नेक्स्ट इनपुट साइकिल स्टार्ट हो जाए और नेक्स्ट इनपुट साइकिल की वैल्यू 0.7 वोल्ट से एक्सीड कर जाए। जैसे ही वो 0.7 वोल्ट से एक्सीड करेगी तो क्योंकि अब यहाँ पर जो है वोल्टेज कैपेसिटर में से करंट डिस्चार्ज होने की वजह से वोल्टेज कम रह गया है, तो यहाँ पर वोल्टेज जो है एक्सीड हो जाता है। एक्सीड होने की वजह से ये फिर आपके पास एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। आपके पास फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन फुलफिल होती है। फुलफिल होने के बाद इसमें से करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि अभी थोड़ा-सा ही करंट इसमें मैक्सिमम लेवल तक फ्लो होता है, तो आपके पास कैपेसिटर फिर फुली चार्ज हो जाता है। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, तो फिर यहाँ पर यही कंडीशन पैदा हो जाती है कि कैथोड पॉजिटिव हो जाता है, एनोड नेगेटिव हो जाता है, रिवर्स बायसिंग हो जाती है और इसमें से करंट फ्लो नहीं करता। और अब दोबारा से जो कैपेसिटर है, वो आपके पास डिस्चार्जिंग शुरू कर देता है और आपके पास इस तरीके से एक रिपल्स जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है कि आपके पास अगली वेव फॉर्म आ जाती है। अनलेस नेक्स्ट वेव फॉर्म आए और दोबारा से ये 0.7 या एक लिमिटेड लेवल से इंक्रीज कर जाए और जब ये इससे इंक्रीज करेगा फिर आपके पास फॉरवर्ड बाइसिंग होएगी और फिर ये मैक्सिमम तक जाएगा। फिर रिवर्स बाइसिंग की सूरत में आपके पास डीसी वोल्टेज, फिर फॉरवर्ड बाइसिंग, फिर रिवर्स बाइसिंग, इस तरह करते करते आपके पास ऐसा एक
जनरेट हो जाएगा वोल्टेज जिसमें फ्लक्चुएशन कम है और ये आपके पास समवॉट डायरेक्ट वोल्टेज है। अब अगर आप इसकी रिपल्स को मज़ीद कम करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करें कि आप कैपेसिटर ऐसा लें जिसकी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है और ये रेज़िस्टेंस ऐसी लें जिसकी रेज़िस्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम कैपेसिटेंस और रेज़िस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कहलाता है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जितना एक कैपेसिटर को चाहिए चार्ज होने के लिए और डिस्चार्ज होने के लिए। टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू फुली चार्ज इट या to charge it up to 63% and the time required by the capacitor to discharge it up to 63% of the total charge। ये वो टाइम कांस्टेंट होता है। तो R और C की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपके पास कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर इसकी डिस्चार्जिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा तो फिर क्या होगा कि अभी ये डिस्चार्ज हुआ ही नहीं होगा, तो आपके पास नेक्स्ट वेव फॉर्म आ जाएगी। तो फिर क्या होगा कि आपके पास नेक्स्ट पीक भी जो है वो थोड़ी बनेगी और फ्लक्चुएशंस कम होती जाएँगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था और रिपल फैक्टर जो है वो डिपेंड करती है रिपल वोल्टेज और वीडीसी डायरेक्ट करंट के रेशो पर। वो हमने निकालना इसमें सीख चुके हैं हम।